नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हुलाल चंद्र सिंह। आज के इस वक्त में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे हम वोटर लिस्ट और एसआईआर के मुद्दे पर कि जेल से सरकार चलाने पर रोक वाले कानून का भी मुद्दा है। तो इस पर जबरदस्त, इन दोनों मुद्दों पर जबरदस्त राजनीति हो रही है। इस पर खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री ने एक बड़ा इंटरव्यू भी दिया है। इंटरव्यू में बहुत सारी बातें गृह मंत्री ने कही हैं। तो इस पर खास चर्चा खास मेहमानों के साथ सबसे पहले करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन रांची में अपने ही आवास में नजरबंद हैं। और मामला क्या है? जल जंगल जमीन का, उसके हक की बात, आदिवासियों की हक की बात उठा रहे हैं, लेकिन उनको नजरबंद कर दिया गया है। तो बात यह है कि क्या जेएमएम और कांग्रेस इस मुद्दे पर दोहरा रवैया अपना रहे हैं? इस पर करेंगे बात। और साथ ही आज यह भी बात करेंगे कि अयप्पा संगम में स्टालिन और विजयन को बुलाने पर विवाद हो गया है, दोनों मुख्यमंत्रियों को, क्योंकि बीजेपी विरोध कर रही है, कह रही है इनके बयान ऐसे हैं कि इनको सनातन के किसी कार्यक्रम में कैसे बुलाया जाए, पहले माफी मांगे फिर आए। तो बीजेपी ये मांग कर रही है। इस पर भी करेंगे बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। ग्लोबल साउथ की प्रमुख आवाज बना भारत। फिजी ने की भारत के नेतृत्व की सराहना। दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य, चिकित्सा, प्रवासन समेत कई समझौतों का आदान प्रदान। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच आत्मीयता और भरोसे को बताया मजबूत बंधन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वें संविधान संशोधन विधेयक को बताया ऐतिहासिक। कहा, जेल से सरकार चलाने की विपक्ष की कोशिश रहेगी नाकाम। संसद से पारित करने की जताई प्रतिबद्धता। विपक्ष के जेपीसी बहिष्कार पर भाजपा हुई आक्रामक। वर्क फ्रॉम जेल की नई अवधारणा लाने का लगाया आरोप। भाजपा ने मुख्यमंत्री या मंत्रियों के लिए जेल से सरकार चलाने को बताया अव्यवहारिक और नैतिक रूप से गलत। आज से 2 दिनों के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में 5400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की करेंगे शुरुआत। शहरी विकास, ऊर्जा, सड़क और रेलवे के विकास में स्थापित होंगे नए आयाम। रांची में रिम्स 2 के निर्माण के लिए प्रस्तावित जमीन के अधिग्रहण का विरोध कर रहे पूर्व सीएम चंपई सोरेन अपने ही घर में नजरबंद। जल जंगल जमीन के मुद्दे पर जेएमएम और कांग्रेस पर दोहरे रवैये का आरोप। और अयप्पा संगम में केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों को बुलाने पर विवाद। भाजपा का ऐलान, बिना माफी के नहीं मिलेगी एंट्री। तो आज सबसे पहले इस वक्त में हम बात करेंगे हेडलाइंस के बाद, खास चर्चा करेंगे खास मेहमानों के साथ कि इस राजनीति को, इस सियासत को क्या नाम दिया जाए। एसआईआर से लेकर के और जो जेल से सरकार चलाने पर जो रोक वाला कानून है, उस पर भी राजनीति हो रही है। पहले एसआईआर की बात कर लेते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर सियासी बवाल के बीच चुनाव आयोग का दावा है कि 98.2% वोटर्स ने अपने दस्तावेज जमा करा दिए हैं। जगह जगह कैंप लगाकर चुनाव आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि एक भी पात्र मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम से बाहर न रह जाए। बड़ा सवाल यह है कि 1.60 लाख बीएलए की ओर से अब तक एक भी मतदाता की शिकायत दर्ज नहीं करवाई गई है। सीपीई ने 10 शिकायत देकर खाना पूर्ति करने की कोशिश की है, जबकि दावा तो है कि 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया है। लेकिन बिहार में वोट अधिकार यात्रा से राहुल गांधी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मतदाताओं में गरीब पिछड़े लोगों का नाम काटा जा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि जिन लोगों को राहुल गांधी की टीम उनकी वोट चोरी होने का आरोप लगाती है, 2 घंटे के बाद वही व्यक्ति वोटर लिस्ट में अपने नाम होने का दावा करता है और खुशी व्यक्त करता है। विपक्षी एकता के नाम पर चुनाव आयोग को घेरने की रणनीति कहां तक जाएगी? राहुल गांधी बिहार में पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं, तो पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दावा कर रहे हैं कि पहले वोट चोरी, अब सत्ता चोरी में सरकार लगी है। यानी दोनों मुद्दे की बात, एक जो नया कानून आया उसको भी जोड़ रहे हैं। यानी हताशा इस कदर है कि जनता ने उन्हें सत्ता से दूर रखा है, लेकिन वे जनादेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। 130वें संविधान संशोधन देश में राजनीतिक शुचिता लाने की एक बड़ी पहल है, लेकिन विपक्ष इसमें भी गहरी साजिश ढूंढ रहा है। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि यह बिल लोकतंत्र पर बुलडोजर चलाने जैसा है।
लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के नैरेटिव का जवाब देते हुए कहा है कि विपक्ष जेल से सरकार चलाने का ऑप्शन बनाकर रखना चाहता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, बिल के प्रावधान लोकतंत्र की गरिमा के लिए आवश्यक हैं। इंदिरा गांधी ने 39वें संविधान संशोधन में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और स्पीकर को न्याय प्रक्रिया से अलग रखा था। अमित शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने तो स्वयं को भी इस बिल में रखने पर जोर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जब 130वां संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था तो विपक्षी दलों के सांसदों ने इन बिलों को लेकर सदन में बड़ा जबरदस्त हंगामा किया था। बिल की कॉपी फाड़ दी थी और कई सदस्यों ने तो इसे गृह मंत्री की ओर फेंक भी दिया था। संसदीय इतिहास में इस तरह की अमर्यादित तस्वीर शायद ही कभी कभार दिखाई दी हो। आखिर इस बिल से विपक्ष इतना डरा हुआ क्यों है? गृह मंत्री ने साफ किया था कि इस बिल का उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में गिरते जा रहे नैतिक मूल्यों को बरकरार रखना और राजनीतिक शुचिता लाना, यह हम सभी का कर्तव्य है। लोकसभा में इस बिल पर पर्याप्त चर्चा के लिए इसे सिलेक्ट कमेटी जेपीसी में भी भेजने की बात हुई है, लेकिन विपक्ष इस संशोधन को लेकर इतना संजीदा है, कैसा संजीदा है कि जेपीसी का बायकॉट का पहले से ही अल्टीमेटम दे रहा है। टीएमसी ने तो भ्रष्टाचार विरोधी इस बिल को नौटंकी कहकर बहिष्कार कर दिया, तो सपा ने भी कमेटी में शामिल होने का विरोध कर दिया और अब तो आम आदमी पार्टी ने भी यही रुख अपना लिया। इस विरोध में कहा कि इंडी गठबंधन की एकता को इस विरोध ने झटका दिया है। वहीं यह भी साफ हो गया है कि भ्रष्टाचार के मामले में देश का जनमत ही इन्हें इसके समर्थन के लिए अब राजी कर सकता है, क्योंकि ये तो बहाने बना रहे हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक इंटरव्यू दिया और कहा कि राज्य के प्रशासनिक अधिकारी जेल में जाएंगे उनसे सलाह लेने के लिए। क्या यह भारत के लिए सम्मान की बात होगी क्या? अब तक कई सारे नेता जेल में गए, कई सारे मुख्यमंत्री भी गए, मंत्री भी गए और सबने इस्तीफा देकर जेल में गए। अभी अभी एक ट्रेंड शुरू हुआ कि जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देना। ढेर सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने नहीं दिया, और सरकार के सचिव, डीजीपी, मुख्य सचिव इनके पास आदेश लेने के लिए जेल में जाएंगे। ये क्या हमारे लोकतंत्र को दुनिया में सम्मान दिलाएगा क्या? ये मुद्दे पर चिंता, चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि यह केवल ब्लैकमेल करने के लिए यह कानून लाया गया है। केवल कानून जो है आई वॉश के लिए है और जानबूझ करके ये लाया गया है लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए, और ये लोग हमेशा ब्लैकमेल करेंगे। इन लोगों ने तो ठेका ले रखा है कुछ विदेशी ताकतों से मिलकर के कि देश के लोकतंत्र और संविधान को खत्म कर दें। और जो बांग्लादेशी घुसपैठे का मुद्दा है, एसआईआर का मुद्दा है, उस पर देखिए कैसे कैसे लोग बयान दे रहे हैं। योजना आयोग के पूर्व सदस्य सईदा हमीद ने कहा कि बांग्लादेशी भी तो इंसान ही हैं। सुनिए। हमारा जिगर सब इस वक्त यहाँ मुसलमानों का जो हाल हो रहा है और उनको बांग्लादेशी, और अच्छा बांग्लादेशी बोलने में क्या गुनाह है? अरे भाई बांग्लादेशी भी तो इंसान है। अरे दुनिया इतनी बड़ी है, बांग्लादेशी भी यहाँ हो सकते हैं। किसी का राइट डिप्राइव तो नहीं कर रहे। ये कहना कि उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, उसका राइट डिप्राइव कर रहे हैं, ये एक बहुत ही इट्स अ वेरी वेरी ट्रबलसम एंड एन एक्सट्रीमली मिस्चिवस and very detrimental to humanity. अरे इंसान हैं तो why can't human beings, अल्लाह ने ये धरती बनाई है इंसानों के लिए, ये हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है, इंसानों के लिए बनाई है। देखिए ऐसे ऐसे तर्क आ रहे हैं। इसका मतलब सब जगह से जितने भी शरणार्थी हैं, जितने घुसपैठी हैं, सबको लाकर बसा दीजिए धर्मशाला की तरह। ऐसे बयान आ रहे हैं और इसी से लेकर के सब कुछ जुड़ा हुआ है। एसआईआर भी इसी से जुड़ा हुआ है। आज इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं और खास चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसी मुद्दे पर बात करने के लिए। और हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आगे चल करके हम कोशिश करेंगे कि कुछ और सदस्य को जोड़ें इस चर्चा में। फिलहाल मैं विनोद जी के पास चलता हूं। विनोद जी बताइए, जिस तरह से ये पूरा का पूरा मुद्दा चल रहा है, देखिए एसआईआर की बात हो जाए कि या फिर वो जेल से सरकार ना चला पाए, इसके लिए जो कानून लाया गया है वो मुद्दा हो जाए, और घुसपैठ का मुद्दा तो वो जुड़ा हुआ है आपस में एक दूसरे से, लेकिन लग रहा है
कि देखिए विपक्ष में जो पार्टियां हैं वो तो पहले भी जब जो विपक्ष में होती हैं तो वो निश्चित तौर पर सरकार के कदमों का विरोध भी करती हैं, कुछ कदमों का समर्थन भी करती हैं, लेकिन एक नई तरह की राजनीति नहीं लग रही है कि मतलब चाहे एसआईआर का भी विरोध, पहले ईवीएम का विरोध करो, फिर वोटर लिस्ट का विरोध करो, फिर वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण एसआईआर का विरोध करो, फिर जो है जेल से सरकार चलाने को रोकने वाले कानून का विरोध करो, यहां तक विरोध करो कि जेपीसी में भी शामिल नहीं होंगे। ये सब कुछ नया थोड़ा नहीं लग रहा है भारत की राजनीति में ये सब प्रचलन? लाल जी, जैसे आप अपने स्टोरी में ये नाम रखा है, इस सियासत का क्या नाम दूं? जी, तो सीधे देखिए कि अभी जब ये 130वां संशोधन का बिल का जब रखा गया था पार्लियामेंट में, तो उस समय में जो चर्चा हुई थी कि इसके विस्तृत चर्चा के लिए इसको जेपीसी में लाया जाएगा, और सबसे पहले ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी ने इसको सियासी ड्रामा कह के एक तरह से बाइकआउट किया था। जी। आज देखिए सुबह की खबर है, आज शिक्षक भर्ती घोटाला में एक विधायक को के घर पे रेड देने के लिए जब ईडी के ऑफिसर पहुंचते हैं, तो वो विधायक अपने पहली मंजिल से कूद कर खेतों की तरफ भाग लेते हैं। अब आप देखिए, हैरान करने वाली बात है कि एक विधायक अपने घर से कूद कर भाग उठते हैं, और जब पुलिस और वहां जो सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग उनका पीछा करते हैं तो अपने पॉकेट से दोनों मोबाइल निकाल कर पानी में फेंक देते हैं। तो आखिर सवाल है कि क्या इस देश में यही चरित्र रहेगा कि आप भ्रष्टाचार पे जब बात करेंगे तो आपको सदन में इस तरह के लिए चुनौती मिलेगी, आपको ये बताया जाएगा कि अब सरकार गिराने के लिए, विपक्ष की जो सरकारें हैं उसको गिराने के लिए आप इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। तो ये जो नैरेटिव है उसका ये सारा उदाहरण, सारा पिक्चर दुनिया अभी भारत के लोगों के सामने में है। आप आज की ही जो तस्वीर है, मुझे लगता है कि वो ईडी की कार्रवाई और विधायक के उस भागने की तस्वीर जिन्होंने देखा होगा, मुझे लग रहा होगा कि भ्रष्टाचार के इंतहा लोगों के सामने में है जी। और इसके बाद इसका विरोध। तो अमित शाह ने बहुत साफ और साफगोई से इस बात को कहीं से छुपाया नहीं है। वो जिस बात को मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि पहले वोट चोरी और इसके बाद सत्ता चोरी, तो उन्हें समझना चाहिए, या इस देश के सत्तासीनों को कम से कम नेतृत्व को समझना चाहिए, क्या इस देश में यही लोकतंत्र है कि जो एक महीने से ज्यादा 155 दिनों तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहे और ये दावा करते रहे कि हम जेल से सरकार चलाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी अंत में उनके बेल देते हुए उनके विवेक पे छोड़ दिया था जी। तो क्या इस देश में इसका कानून नहीं होना चाहिए? बिल्कुल। रही बात जब ये एसआईआर पे इसी तरह की सियासत जब वो करते हैं, राहुल गांधी पिछले 7-10 दिनों से बिहार में मोटरसाइकिल से लेके क्या क्या दौरा कर रहे हैं, क्या क्या यात्राओं के लिए टीवी कवरेज बना रहे हैं। क्या राहुल गांधी के जो बीएलए हैं, 15,000 से ज्यादा उनके पार्टी के बीएलओ हैं, 49,000 के लगभग आरजेडी के बीएलए हैं। आज की जो इलेक्शन कमीशन की बुलेटिन है जी, उसमें एक भी शिकायत दर्ज नहीं की है कि ये 65 लाख लोगों में बिल्कुल। कई लोग जो है वो जिंदा हैं, कई लोग जो है वो ट्रेसेबल हैं, और इनकी ये शिकायत है, इसको आप दर्ज कीजिए। ठीक है। तो आप जहां शिकायत करनी है वहां शिकायत कर नहीं रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। ठीक है। तो ये बात भी तो लोगों के सामने में है। बिल्कुल, एक नैरेटिव बनाने की कोशिश है, लेकिन उस नैरेटिव के पीछे आधार तो कम से कम होना ही चाहिए, न्यूनतम आधार भी कम से कम आपको देना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी कि कम से कम 15 नाम ले आइए तो इस प्रोसेस को रोक दें। उसके बाद चुनाव आयोग का लगातार डेटा दे रहा है कि कोई नाम ला ही नहीं रहा है। खैर, आगे चल करके हम कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे पर कांग्रेस के समर्थक या विपक्ष की तरफ से कोई जुड़ें। दुष्यंत नागर जी को हमने बोला भी था जुड़ने के लिए, शायद जुड़ेंगे भी, लेकिन एसएन सिंह जी हमारे साथ हैं, तो एसएन सिंह जी से जरा कुछ सवाल पूछ लेते हैं। एसएन सिंह जी, अभी योजना आयोग की पूर्व सदस्य सम्मानित साइदा हमीद जी की बात हमने सुनवाई। उनका कहना था कि भाई बांग्लादेशी घुसपैठी आते हैं तो वो भी तो इंसान हैं, उनको इस तरह से आप लोग क्यों घुसपैठियों को बाहर करने पर तुले हुए हैं? इंसान हैं वो भी, रहने दीजिए, जहां से जो आए सबको आने दीजिए, रहने दीजिए, सब कुछ दीजिए उनको। उनका ये विचार है। देखिए लालचंद जी, ये देश कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है, और संवैधानिक संस्थाओं को संविधान ने ये स्वायत्त छूट दे रखी है कि वो कानून बनाए कि कौन देश में रहेगा और कौन देश में नहीं रहेगा। मौखिक आदेश के तौर पे अगर देश चलेगा तो इमाम बुखारी भी बहुत सारा चीज कहते थे, आज जो हमारी बहन कह रही है वो भी कह रही, उस पर तो कानून है नहीं और उस पर देश चलेगा नहीं। जो भारत का नहीं है उसको बार बार
हमारे गृह मंत्री जी, हमारे वरिष्ठों ने कह चुका है, संसद में भी कह चुके हैं कि वो जो भारत का नहीं है उसको भारत के बाहर जाना पड़ेगा, और जो भारत का नागरिक है उसको कोई बाहर निकाल नहीं सकता। अब बात ये आती है कि आप देखिए भाई, चोर के चाहने से रात बड़ी नहीं होती है। चोर तो लाख बार चाहता है कि उजाला हो ही नहीं, सवेरा हो ही नहीं, विकास हो ही नहीं। लेकिन ये तो धन्यवाद कहेंगे देश की जनता को कि देश की जनता ने एक पारदर्शी सरकार बनाई, एक ईमानदार सरकार बनाई, जवाबदेह सरकार बनाई, और सरकार देश के राष्ट्र प्रथम के नीतियों पर कार्य कर रही है, राष्ट्र के खुशहाली के लिए कार्य कर रही है। सरकार ये नीति बना रही है कि जी। कोई भी भ्रष्टाचारी अगर उस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो वो जेल से सरकार नहीं चलाएगा। कोई भी व्यक्ति जो देश का नागरिक नहीं है वो वोट नहीं डाल सकता है, जिसकी मृत्यु हो गई है, जो कहीं और चला गया वो भूकस वोटिंग नहीं कर सकता है। सरकार इस तरह के कानून बना रही है, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। हम लोग तो तुलसीदास जी को मानने वाले लालचंद जी लोग हैं। हम कहते हैं निंदक नियरे राखी आंगन कुटीर चौहान। अगर सरकार में कोई खामी है आप बताइए, हम उसमें सुधार करेंगे। लेकिन आप कहते हैं नहीं भाई, लालचंद जी वोट की चोरी याद दिलाए आपके चैनल के माध्यम से, 4 बार देश में हुआ है और चारों बार वोट की चोरी कांग्रेस सरकार ने किया। पहली चोरी आदरणीय जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। जवाहरलाल नेहरू जी 13 बनाम 1 के वोट से 13 वाला हार जाता है और 1 वाला जीत जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। दूसरी घोषित चोरी इंदिरा गांधी जी ने किया। घोषित चोरी इसलिए कह रहा हूं, कोर्ट ने दोषी पाया इंदिरा गांधी जी को वोट चोरी के माध्यम से। तीसरा चोरी स्वर्गीय राजीव गांधी जी करते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता या समर्थक अभी हमारे साथ नहीं है। वोटर बना देते हैं। मैंने कहा लालचंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता या समर्थक अभी हमारे साथ जुड़े हुए नहीं है, इसलिए अभी आपको इस मामले पर जवाब उन्हीं की तरफ से मिलेगी। कोई बात नहीं, अच्छी बात कहते हैं। देखिए लालचंद जी, हमने तो कांग्रेस के प्रवक्ता रहे चना, हमने तो ये भी कहा कि सरकार जो नीतियां बनाती है वो राष्ट्र प्रथम को, राष्ट्र की समृद्धि के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए जो अच्छा होना चाहिए। मैं एक चीज पूछाऊंगा लालचंद जी, भाई दर्शक देख रहे हैं, विपक्ष रहे चाहे न रहे, कोई कानून ऐसा बनता है जो सबके लिए बराबर हो? क्या मंत्री, क्या संतरी, क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, उस कानून का स्वागत किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए? अभी विरोध जी ने एक एग्जाम्पल देते हुए कहा, एक विधायक टीएमसी का, विपक्ष का नेता, जिसके घर ईडी की रेड पड़ती है, आप क्यों भाग रहे हैं अगर आप सही हैं? बिल्कुल। कैसा? अच्छा एक बात बताइए एसएन सिंह जी, एक बात बताइए, जो नया कानून लाए हैं इसके लिए थोड़ा सा क्रेडिट केजरीवाल जी को तो दीजिएगा ना, कि उन्होंने इस तरह की परंपरा की शुरुआत की कि ये कानून लेकर आना पड़ा आपको। नहीं देखिए, इसका सारा क्रेडिट भारत की जनता को जाता है कि भारत की जनता ने झूठ और षड्यंत्र वाली सरकार को बदल के न्याय वाली सरकार को बनाया। और न्याय वाली सरकार मोदी जी के नेतृत्व में आप देखेंगे 370 जैसी धारा को समाप्त करती है। न्याय वाली सरकार जो कहा जाता है ना, मुस्लिम विरोधी सरकार, वो मुसलमानों की आधी आबादी, महिलाओं के हक के लिए, न्याय के लिए कार्य करती, इसलिए सारा श्रेय हमारी देश के जनता को जाता है। जो ऐसी पारदर्शी सरकार होती है, जो बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, सुरक्षा हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ठीक है, लौटता हूं आपके पास, से पूरा करता है, न उसमें जाति धर्म। ठीक है, लौटता हूं। विनोद जी, आज जिस तरह से गृह मंत्री ने एकदम बिल्कुल जबरदस्त इंटरव्यू देकर क्लियर कर दिया, मैं उस इंटरव्यू को पूरा एक एक शब्द मैंने सुना। उसमें पूछा गया कि भाई जेपीसी में विपक्ष सहयोग नहीं कर रहा, तो बोले कि भाई हम तो उनको मौका ही दे सकते हैं, सरकार अपने काम नहीं रोकेगी, चाहे वो जेपीसी में आए या ना आए, संसद में आए या ना आए, सरकार तो अपना काम करेगी। वो अगर 4 साल, अगले 4 साल तक भी सहयोग ना करें तो हम क्या करें? तो गृह मंत्री ने बिल्कुल साफ संदेश दिया है कि आप आइए, आपके लिए अवसर है, नहीं आएंगे तो काम रुकेगा नहीं, यानी जितने भी मुद्दे हैं उस पर सरकार आगे बढ़ेगी। विनोद जी, लाल जी, आपने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी लाल किले से इस बात को, इसकी चर्चा की थी। भ्रष्टाचार का मुद्दा को लाल किले से प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा था कि इस देश को भ्रष्टाचार दीमक की तरह खोखला कर रहा है। बिल्कुल। और तो मुझे लगता है कि आज न कल आप इस तरह से भ्रष्टाचार के इस इशू को एक सियासी बहसबाजी में और सियासी दंगल में इसको छोड़ नहीं सकते। भ्रष्टाचार इस देश के लिए आप ये समझिए कि एक बड़ा कोढ़ जैसी बीमारी बन गई है, जो धीरे धीरे उसको खत्म कर रहा है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट है ये सियासत को, जब आप कहते हैं कि क्या नाम दूं। हमीदा जी की बात जब आप कर रहे थे, और किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री हैं, उन्होंने कड़ा रिएक्शन दिया है इस पे कि आप ये देखिए कि एक प्लानिंग कमीशन की मेंबर है, गांधी परिवार के बहुत क्लोज है हमीदा जी के परिवार, और वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश के लोग भी इंसान हैं और उस देश में रहेंगे तो लोगों को दिक्कत क्या है।
तो इसका मतलब है कि इस एसआईआर के विरोध के पीछे कहीं ना कहीं यही सियासत है। आगे का भी एक लाइन ले लीजिए ना, वो कह रहे हैं कि ये सब अल्लाह की जमीन है, ये सब ये जमीन भी है, बोला है। ये सारे सभी भूमि गोपाल की है। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि ये गोपाल की भूमि में ही क्यों ये रोहिंग्या आके भारत से ज्यादा, अगर आप कहें तो क्या किसी गल्फ कंट्री में जाके कोई इलीगल माइग्रेशन कर सकते हैं क्या? तो अगर आप वहां नहीं कर सकते और आप भारत को ही एक सबसे बड़ा टारगेट बनाते हैं, तो इसके पीछे का वो षड्यंत्र भी समझने की जरूरत है। आप ये बात तो बिहार में लगभग एक तरह से एक्सपोज हो गया है सारे पॉलिटिकल पार्टियों का। आप एसआईआर के बारे में जितना भी वहां गलतफहमी उठा रहे हैं, उसी सीमांचल में चले जाइए। अभी मीडिया में जो खबरें आ रही है, लोग जो रिएक्शन दे रहे हैं, जिन लोगों को आप इसमें मृतक में से सूची में दिखा देते हैं, बताते हैं कि हमारा नाम कटा हुआ है, अगले 1 घंटे में इलेक्शन कमीशन उसको सामने में ला देता है कि इनका वोटर लिस्ट में इस पोलिंग बूथ पे नंबर है, इस पोलिंग बूथ पे ये है। तो अब ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर आप कब तक इन सारे इलीगल माइग्रेंट्स जो है, जो पूरे सीमांचल के डेमोग्राफी को चेंज कर रहा है या देश के अन्य हिस्सों में, पश्चिम बंगाल के कई हिस्सों में चेंज कर रहा है, तो क्या कब तक उसको एक नागरिक बना के आप इसमें सत्ता के इस खेल को खेलते रहेंगे? जी। तो एसआईआर जितनी बहस आज दिल्ली में नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बहस आज चुनावी राज्यों में है। इस बात को लेके है कि आखिर पॉलिटिकल पार्टी को परेशानी क्या है। अगर 98.2% बिहार के मतदाताओं ने अपना पेपर अभी तक, आज की तारीख तक सबमिट कर दिया है, तो फिर ये कौन लोग हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनके पास पेपर नहीं है, डॉक्यूमेंट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक चीज और, मैं एसएन सिंह जी, क्योंकि कांग्रेस के समर्थक या प्रवक्ता या विपक्ष की तरफ से अभी कोई जुड़े नहीं है, इसलिए आपसे मैं सवाल करता हूं। आमतौर पर हम क्या देख रहे हैं, एक नैरेटिव लेकर के विपक्ष आ रहा है, उसके बाद आपकी तरफ से उसका काउंटर आता है। क्या आपको लगता है कि थोड़ी रणनीति बदलने की जरूरत है? आपको प्रोएक्टिव होकर के पहले से आप जो चीज उजागर करते हैं उसको पहले से रखने की जरूरत है, मजबूती से। आप इसकी जरूरत महसूस करते हैं? नहीं लालचंद जी, ऐसा है कि हम सत्ता में हैं, हमारी जवाबदेही बनती है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमसे कोई भी सवाल पूछे तो हम बड़े सादगी से उसका जवाब दें। और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता उसकी जवाब देते हैं, हमारे गृह मंत्री भी देते हैं, खुले मंच पर हमारे प्रधानमंत्री। इसलिए कि हम जो कार्य कर रहे हैं वो देश की खुशहाली के लिए कार्य कर रहे हैं, परिवार की खुशहाली के लिए नहीं कर रहे हैं। मैं एक बात कहूंगा, आप देखेंगे भारत की एकमात्र ऐसी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जिसको कम्युनल पार्टी कहना चाहिए, जो सिर्फ धर्म के लिए कार्य करती है। और उसका कोई भी सदस्य, वो चाहे बड़े पद पे हो चाहे छोटे पद पे, एक सदस्य को आपने योजना आयोग का दिखाया है, वो सिर्फ धर्म के लिए कार्य करता है और विशेष करके एक धर्म के लिए कार्य करता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सांप्रदायिक पार्टी है जो सिर्फ धर्म की बात करती है। हम धर्म की बात नहीं करते, हम सबकी बात करते, सबके लिए करते हैं। एसआईआर हो रहा है, आप देखिए, कोई धर्म देखकर हो रहा है क्या कि इस धर्म को के लोगों का नाम काट दीजिए और दूसरे धर्म के लोगों का नाम जोड़ दीजिए? क्योंकि कांग्रेस पार्टी राजनीति लालचंद जी शुरू से इस तरह का की है। उसने धर्म देखकर योजनाएं बनाई, धर्म देखकर आयोग बनाया, धर्म देखकर मंत्रालय बनाया, मान लिया। मैं कह रहा हूं कांग्रेस को ऐसा लगता है। लास्ट बात मैं कहूं, आपकी बात सही हो सकती है, आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन वही मैं फिर से दोहरा दूं कि आज हमारे पास न तो कांग्रेस के कोई प्रवक्ता हैं, ना कोई कांग्रेस के समर्थक हैं जो आपकी इन बातों का जवाब दें। लेकिन राहुल लाल जी, देखिए मौका देखिए, राहुल लाल जी जुड़ गए हैं। राहुल लाल जी जुड़ गए आपके सवालों का जवाब देने के लिए। कांग्रेस के समर्थन में बहुत मजबूती से बात रखते हैं। राहुल लाल जी, आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बताइए क्या दिक्कत है भाई एसआईआर से लेकर के और ये नए कानून, मतलब जेल से सरकार चलाने का समर्थन करेंगे, जेपीसी तक में शामिल होने से इनकार कर रहा है विपक्ष। जल्दी से आप अपनी टिप्पणी दीजिए। सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार। हमें लग रहा है कि जो विपक्ष कदम उठा रहा है, प्रथम बार दिल से विपक्ष की प्रशंसा करने की इच्छा उत्पन्न हो रही है कि विपक्ष सही दिशा में भारतीय लोकतंत्र को बचाने का काम कर रहा है। और किसी भी विपक्षी पार्टी को, इंडिया गठबंधन के पार्टियों को जेपीसी में शामिल नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक चीज देखिए, जब इनको पहले से पता है कि वो संविधान संशोधन के मामले में राज्यसभा में भी 2/3 मेंबरशिप होनी चाहिए, लोकसभा में भी 2/3 मेंबरशिप होनी चाहिए। अरे पिछले कार्यकाल में अगर आप भ्रष्टाचार के लिए इतने ही गंभीर थे, तो जब आपके पास प्रचंड बहुमत की स्थिति थी तब तो आप लेके नहीं आए।
और पिछले 11 मतलब वर्षों में हम लोगों ने आज देखा ला है। रहे हैं तो विरोध है। मैं बिल्कुल विरोध है, विरोध हाँ। क्यों है, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूं मैं। हाँ, विरोध अरे अरविंद होने का मुख्य केजरीवाल ने वो रास्ता दिखाया कि भाई नहीं लाएंगे तो ऐसे ही होगा आगे, और क्या। देखिए, हम लोगों ने देखा पीएमएलए का केस किसी के ऊपर भी लगा दीजिए, आपको जो है कि कम से कम जमानत लेने के लिए जो है कि आपको महीनों संघर्ष करना पड़ेगा, 30 दिन के बाद जो है वो सरकार हट जाएगी। तो अब तक जो कि विधायकों को तोड़जोड़ करके जो सरकार गिराने की कोशिशें होती थी, वो कोशिशें जो है कि अब नहीं होगी। अब भ्रष्टाचार के आरोप लगा के कोशिशें होंगी। अगर आपको भ्रष्टाचार से लड़ने का इतना ही शौक पड़ा हुआ है, जाइए ना बिहार में भ्रष्टाचार कितने अच्छा, गंभीर मतलब आप ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं जैसे भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़के गलत कर रहे हैं क्या एसएन सिंह जी की नहीं पार्टी? नहीं, इनका मनसा भ्रष्टाचार से लड़ना नहीं है, देश के फेडरल स्ट्रक्चर को जो है उसके ढांचे को प्रभावित करना इनका मनसा है। ये बहुत दुखद स्थिति है। जवाब दीजिए एसएन सिंह जी जल्दी से। जल्दी से जवाब। सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, बड़ी अच्छी बात। देखिए, हम राहुल लाल जी पे इसलिए नाराज नहीं होते हैं क्योंकि जो आदमी जिस तरह के कर्म किया रहता है उसको ऐसा लगता है चुनी हुई सरकारें गिराना इनका काम था, इसलिए इनको डर लगता है, इमरजेंसी लगाना इनका काम था, इसलिए इनको भय लगता। इन्होंने दो बातें कही और जिम्मेदारी से आप चैनल पर कहा। इन्होंने कहा अगर बिल ये अच्छा था, ये भी स्वीकार है कि ये बिल अच्छा है, लेकिन देर से क्यों ले आए। तो भैया जब भी जगह तभी सवेरा, सरकार की एक प्राथमिकता है, क्रमशः उन प्राथमिकता को पूरी करती आ रही है और आगे भी करेगी। दूसरी बात मैं कहूंगा कि इस देश के ताना बाना में संवैधानिक संस्थाओं का इस तरह का है कि कोई संस्था इतनी सुपर नहीं है वो कुछ भी कह दे उसके ऊपर दूसरी संस्था है, तीसरी संस्था। अगर आपको लगता है न्यायपालिका भी कोई है, दिक्कत सही है या बात। उसमें कोई दिक्कत है, जल्दी से राहुल लाल जी, जल्दी से जवाब, जल्दी से। राहुल लाल जी, जल्दी से जवाब। लालचंद जी, मैं तो देखिए निष्पक्ष विश्लेषण करता हूँ, 2013 वर्ष पेश कर देता हूँ एसएन सिंह जी के लिए। एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, वर्ष राहुल लाल जी देर से 2013 जुड़े हैं, जरा उनको बोल लेने की दीजिए। नागरिकता गई हो तो बता एसएन सिंह जी, एसएन सिंह जी, ठीक है एसएन सिंह जी, आपका जवाब आ गया। राहुल लाल जी को बोल, राहुल लाल जी बोलिए। मैं कह रहा हूं वर्ष 2013 में बिल्कुल जब मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री होते थे, यूपीए की सरकार थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआई पिंजरे की तोता है। मैं एकदम सीधे कोट कर रहा हूं। लेकिन अगर 2025 में आप हमसे पूछिए कि सीबीआई की क्या स्थिति है, वो पिंजरे का तोता आजाद हुआ? आजाद नहीं हुआ, उसका पिंजरा और छोटा हो गया, यानी 2013 के तुलना में भी और नहीं, ये छोटा तो हो आपका, चुका है। ये आपका आकलन है, ये आपका आकलन है राहुल लाल जी, लेकिन इसके आधार पर, इसके आधार पर किसी मुख्यमंत्री को जेल से सरकार चलाने की अनुमति तो नहीं दी लालचंद जाती। जी, जेल से सरकार चलानी, ये तो इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी सर। ये इस देश की लालचंद जनता जी, इसके फेवर में ईडी नहीं है। इनका, सीबीआई इनका, शुक्रिया, शुक्रिया, एक ये चीज एक जोड़ता अलग मुद्दा। हाँ विनोद जी जल्दी से, विनोद जी मैं जल्दी से एक एक चीज लाइन जोड़ता जोड़िए। हूं। अभी राहुल लाल जी थोड़ा देर से जुड़े हैं, हाँ। और आते ही जो बम्बार्ड कर रहे थे तो उनको मैं थोड़ा सा याद दिला देता हूं। अपने बीजेपी प्रवक्ता के साथ बढ़िया डिस्कस कर रहे थे, जी जी, तो वो दोनों का मामला है, लेकिन मैं जस्ट इनको जब एक अपनी पुरानी यूपीए सरकार की याद दिला देता हूँ। राहुल लाल जी, आपको याद होगा जिस पीएमएल की बात आप कह रहे थे, अमित शाह को एक स्टेट के गृह मंत्री जब सीबीआई का सम्मन आया था तो उन्होंने इस्तीफा दिया था। बिल्कुल, और इस्तीफा देके जब तक उस केस को नहीं हुआ कोर्ट से ही, तब तक फिर कोई संवैधानिक पद यहाँ तक नहीं कि लिया। बेल मिलने पर भी नहीं संवैधानिक पद लिया। उससे भी बड़ी बात आज उन्होंने कही है, आप सुन लीजिए राहुल लाल जी, उससे भी बड़ी बात आज उन्होंने इंटरव्यू में कही है। ठीक है, और ये देश को जानना चाहिए। उन्होंने कही है कि आमतौर पे एक बेल एप्लीकेशन किसी कोर्ट में मूव होता है तो 10 बार 11 बार करते करते उसका बेल मिल जाता है, साक्ष्यों के आधार पे या उनके तर्कों के आधार पे। अमित शाह को, एक पूर्व गृह मंत्री स्टेट को बेल लेने में 2 साल लग गए थे, 2 साल। एक पर्टिकुलर जज का भी नाम लिया था उन्होंने, और एक पर्टिकुलर जज का भी उन्होंने नाम लिया है। ठीक है, उन्होंने कहा कि आप जो तरीपार कहते हैं उसको भी उन्होंने कहा पूरा क्लियर किया। आफ्ताब आलम ने, जस्टिस आफ्ताब आलम ने उनको कहा कि जब अगर आपको बेल मिल जाए तो कल आप गवाहों को इन्फ्लुएंस करेंगे। बिल्कुल, तो अमित शाह ने इसका जवाब दिया था कि हम तब तक वापस नहीं लौटेंगे इस जगह पे गुजरात में जब तक ये दोष मुक्त नहीं होगा। ठीक है, शुक्रिया। और 2 साल लगा था समय उस की बेल कमी लेने में, ये भी इस नहीं। देश ने देखा है क्या राहुल लाल जी? चलिए शुक्रिया, समय की उदाहरण कमी ना है दे तो अच्छा है। शुक्रिया राहुल लाल जी, एसएन सिंह जी जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में। आज समय की थोड़ी कमी थी इसलिए बहुत बहुत फिलहाल शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। और अभी वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो करेंगे कुछ और मुद्दों की बात।
वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त। अब बात करेंगे झारखंड की, जहां पर जल जंगल जमीन पर दोहरे रवैया का आरोप लग रहा है। झारखंड में आदिवासियों के जल जंगल जमीन का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। रांची में रिम्स 2 निर्माण के प्रस्तावित जमीन के अधिग्रहण का चंपई सोरेन विरोध कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता चंपई सोरेन अपने रांची स्थित आवास में हाउस अरेस्ट हैं। चंपई सोरेन रिम्स 2 निर्माण के लिए प्रस्तावित भूमि पर हल चलाने वाले थे। विरोध के लिए हजारों की संख्या में लोगों के प्रदर्शन के लिए आने का अनुमान भी था, लेकिन इससे पहले ही चंपई सोरेन को झारखंड की सरकार ने उनके निवास से बाहर जाने से रोक दिया। जल जंगल जमीन के मुद्दे पर JMM और कांग्रेस पर दोहरे रवैया का आरोप लग रहा है। झारखंड में हेमंत सोरेन और उनकी पार्टी JMM आदिवासी हितों की बात करती है, वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश भर में जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाते रहते हैं। लेकिन झारखंड की सरकार में शामिल कांग्रेस ने भी इस मुद्दे पर अभी चुप्पी साध रखी है। चंपई सोरेन राज्य के मूल निवासी आदिवासियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। झारखंड में JMM कांग्रेस सरकार पर आदिवासी हितों से समझौता करने का आरोप है, क्योंकि बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड में आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। लेकिन तुष्टीकरण के तहत JMM और कांग्रेस की सरकार वहां पर चुप्पी साधी रखती है। इसी के बाद से चंपई सोरेन ने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए यह अभियान छेड़ रखा है। तो झारखंड के पूर्व CM चंपई सोरेन ने कहा कि जमीन बचाने के लिए तमाम आदिवासी लोगों ने एकता दिखा दी है। हम जो घोषणा किया था और के गांव को जो हम संदेश दिया था, जमीन बचाने के लिए हर नगरी ग्राम जमीन बचाने के लिए तमाम आदिवासी भाई बहन, मूलवासी भाई बहन सब अपना दिल खोल के वहां समर्थन दिया और अपना ऐतिहासिक एकता दिखाया। चले। वहीं JMM के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि यह फैसला तो एक प्रशासनिक फैसला है। ये हमको लगता है कि ये तो प्रशासनिक फैसला है और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखना राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। तो बीजेपी के नेता भानु प्रताप ने कहा कि हेमंत सोरेन ने तो लोकतंत्र का गला घोंटने का काम किया है। ये तो हेमंत सोरेन जी ने आज जो चंपई सोरेन जी को हाउस अरेस्ट किया है और इस आंदोलन को कुचलने के लिए जो आंसू गैस के गोले छोड़े हैं, मैं समझता हूं कि हेमंत सोरेन जी की राजनीतिक ताबूत की यह कील साबित होगी और एक दिन यह रिम्स 2 उनके गले का जरूर कहीं ना कहीं हड्डी बन करके फंसे। रांची से जुड़ रहे हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, जिस तरह से यह पूरा मामला चल रहा है, ये तो बिल्कुल जल जंगल जमीन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उस पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है JMM पर भी और कांग्रेस पर भी कि आप दोहरा मापदंड अपना रहे हैं इस पूरे मामले पर। देखिए, निश्चित तौर पर रिम्स 2 को लेकर जो जमीन का विवाद है वो काफी गहरा गया है और उसमें राजनीति भी यहाँ पर एक तरीके से उफान पर है। कल हालांकि जो पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के विधायक और वरिष्ठ नेता है चंपई सोरेन, उन्होंने ऐलान किया था कि रिम्स 2 के लिए जो रांची से सटे हुए नगरी का इलाका है वहां पर जमीन अधिग्रहण को लेकर जो कवायद की गई है वो पूरी तरह से आदिवासियों के साथ धोखा है। और उन्होंने ऐलान किया था कि किस तरीके से ये आदिवासी जो वहां पर अपना धान उपजाते हैं और दूसरी खेती करते हैं, उनके पेट पर एक तरीके से सरकार ने लात मारने की कोशिश की है। तो इसी के विरोध में उन्होंने कल वहां पर हल जोतो धान रोपो जो अभियान था उसको शुरुआत करने की उन्होंने घोषणा की थी। उससे तरीके से लगा कि पूरी तरीके से सरकार डर गई हो, क्योंकि जिस तरीके से आदिवासी समाज लामबंद हुआ और वहां पर नगरी के आसपास के इलाके में जो भीड़ जुटने का सिलसिला हुआ, ये सिर्फ भीड़ रांची से नहीं जुट रहा था, झारखंड के कई जिले से यहाँ पर लोग पहुंचने शुरू हो गए थे। और उसके बाद कल दोपहर होते होते जो
हम कह सकते हैं 11-12 बजे के आसपास चंपई सोरेन के पास डीएसपी पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि आपको यहाँ से घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब साफ तौर पर ये मैसेज दिया गया कि आप हाउस में अरेस्ट कर लिए गए हैं और आपको अब जो कह सकते हैं कि अपनी आवाज रखने की जो बात है वो आवाज रखने की इजाजत उनको नहीं देगी। इसके बाद लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि सरकार एक तरीके से डर गई, इस आंदोलन से डर गई और उसने एक तरीके से लोकतंत्र का यहाँ पर गला घोटने का प्रयास किया है। जी लालचंद जी। ठीक है, शुक्रिया। आगे इस मामले पर हम आपसे आगे और बात करते रहेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त है अभी एक और ब्रेक का। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर। इस वक्त अब बात करेंगे अयप्पा संगम पर विवाद की। केरल में इन दिनों ग्लोबल अयप्पा समागम को लेकर काफी चर्चा है। सितंबर में होने वाले इस संगम को लेकर तैयारी भी जोरों पर है, लेकिन समागम में नेताओं की भागीदारी को लेकर विरोध के स्वर उठने लगे। बीजेपी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि अगर केरल के मुख्यमंत्री विजयन और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन हिंदुओं से माफी नहीं मांगी उन्होंने, तो पार्टी सबरीमाला इनकी भागीदारी का विरोध करेगी। चंद्रशेखर स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि पर तीखा हमला करते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि इन लोगों ने हिंदुओं की आस्था और उनके सबरीमाला का अपमान किया है। इन्हें ग्लोबल अयप्पा समागम में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। बीजेपी ने विजयन सरकार पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सबरीमाला के भक्तों को जेल भेजा, उन पर केस दर्ज करवाया, पुलिस हिंसा कराई। स्टालिन के बेटे ने हिंदू धर्म को वायरस कहा था। चुनाव से पहले ग्लोबल अयप्पा समागम केवल राजनीतिक ड्रामा है और लोगों को धोखा दिया जा रहा है। बीजेपी ऐसे अपॉर्चुनिस्टिक पॉलिटिक्स का विरोध करेगी। सवाल यह है कि भगवान अयप्पा को लेकर कुछ प्रगतिशील महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में महिलाओं पर प्रतिबंध का मुद्दा उठाकर सनसनी फैलाने की कोशिश की थी। हैरानी की बात तो यह है कि हंगामा उन लोगों के द्वारा किया गया जिनका अयप्पा दर्शन से कोई लेना देना ही नहीं था। बीजेपी ग्लोबल अयप्पा समागम से पहले अयप्पा के भक्तों पर डाले गए मुकदमे वापस लेने की मांग कर रही है। बड़ा सवाल यह भी है कि किसी की आस्था को लेकर सियासत कहां तक उचित है। विन्या हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं केरल से इस मुद्दे पर और ज्यादा जानकारी के साथ। विन्या, ये जिस तरह से अयप्पा संगम को लेकर बीजेपी विरोध की बात कह रही है, क्या ये लग रहा है कि ये मुद्दा आगे चलकर और बड़ा बनेगा क्या, और क्या इस पर अभी तक कुछ आया है डीएमके की तरफ से या विजयन सरकार की तरफ से? विजयन सरकार, मगर अभी यहाँ का कम्युनिस्ट सरकार ने निर्णय लिया है कि अगले महीने 20 तारीख को ये आगोला अयप्पा संगमम वहाँ पंबा नदी के किनारे, पंबा नदी जो शबरीमला का वो पुण्य नदी है, वो पंबा नदी के किनारे वो ये संगमम के लिए निर्णय लिया है। वो निर्णय लेके वो लोग आगे जा रहे हैं और उसमें चीफ गेस्ट है तमिलनाडु का अभी चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन। एमके स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान किया था, आपने तो बताया वो। बिल्कुल। तो जिस बात तो उसने किया है, स्टालिन ने कभी उसको ये नहीं कहा है कि ये ठीक नहीं है जो मेरा बेटा मिनिस्टर भी है उदयनिधि, वो जैसा बोला सनातन धर्म का अपमान किया वो ठीक नहीं है, वो बात उसको विड्रॉ करना चाहिए, ऐसा बात स्टालिन ने कभी तक उठाया भी नहीं है। तो वो स्टालिन को ये जो आगोला अयप्पा संगम की चीफ गेस्ट बनाया है कम्युनिस्ट सरकार ने, तो उसका गौरव विरोध कर रहे हैं बीजेपी ने ये निर्णय लिया है और बताया भी गया है कि अगर स्टालिन आएगा तो उनको रोकेगा, उनको ये आगोला अयप्पा संगम में शामिल होने का मौका नहीं देगा। ये जो केरला का देवस्थम मिनिस्टर है जिसका ये इनका चार्ज है ये आगोला अयप्पा संगम का, ये देवस्थम मिनिस्टर ने सीधे चेन्नई जाके इनको इन्विटेशन दिया था तमिलनाडु मिनिस्टर स्टालिन को, और इनको ये संगम में आने के लिए भी बोला था। इसमें जो आपने बताया था ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर थे, ये शबरीमला के जो परंपरा थे उधर 10 और 50 उम्र के बीच वाले लड़कियों और नारियों को
उस बैकग्राउंड का आप उल्लेख कर रही हैं, जाहिर सी बात है कि उस पर एक विवाद हुआ था, लेकिन ये बात तो बिल्कुल साफ है कि जब आप वायरस कहते हैं सनातन धर्म को, तो ऐसे सम्मेलन में आकर क्या करेंगे? पहले उसको लेकर माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी यही मांग उठा रही है। शुक्रिया। फिलहाल समय की कमी है बेनिया, कभी और इस पर बात करेंगे आपके साथ। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।